बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 77। पैप्टिक अल्सर्स जो होते हैं वो प्रोफ्यूजली बहुत ज़्यादा ब्लीड करते हैं पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ड्यूडेनम से। तो कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी? गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ड्यूडेनम से पैप्टिक अल्सर्स बहुत ज़्यादा ब्लीड करते हैं और इसमें गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी इन्वॉल्व होती है। अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे ड्यूडेनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर्स का। जो ड्यूडेनल अल्सर्स होते हैं वो ज़्यादातर 30 से 55 ईयर्स ऑफ एज के अंदर होते हैं। 30 से 55 ईयर्स ऑफ एज के अंदर कॉमन होते हैं। और जो गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं वो थोड़ी ओल्ड एज के अंदर ज़्यादा कॉमन होंगे, जैसे कि 50 to 75 ईयर्स के अंदर। जो ड्यूडेनल अल्सर्स होते हैं वो ज़्यादातर आपके ड्यूडेनम के फर्स्ट पोर्शन को इन्वॉल्व करते हैं। जो गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं वो ज़्यादातर लेसर कर्वेचर को इन्वॉल्व करते हैं विद इन द एंट्रम। ठीक है, एंट्रम को भी इन्वॉल्व करेंगे और साथ आपके जो लेसर कर्वेचर होता है उस पर गैस्ट्रिक अल्सर्स ज़्यादा होते हैं। जो ड्यूडेनल अल्सर का पेन होता है वो खाना खाने के बाद कम हो जाता है, और जो गैस्ट्रिक अल्सर्स का पेन होता है वो जब आप खाना खाते हो तो गैस्ट्रिक अल्सर्स का पेन बढ़ जाता है। ठीक है, डी से ड्यूडेनल अल्सर्स एंड डी से डिक्रीज विद द फूड। और जो गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं उनका जो पेन होता है वो ग्रोज विद द फूड, कि जैसे जैसे आप खाना खाते हो तो पेन भी बढ़ जाता है। जो ड्यूडेनल अल्सर्स होते हैं वो कभी भी मैलिग्नेंट नहीं होते। जो गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं उनके अंदर मैलिग्नेंसी का रिस्क बढ़ जाता है। जो ड्यूडेनल अल्सर्स होते हैं इसमें हैमरेज होता है और ये पोस्टीरियर वॉल को ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं एज कम्पेयर टू इंटीरियर, क्योंकि आपकी गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की इरोजन होती है। और जो गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं इसमें जब हैमरेज होता है तो आपकी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की इरोजन होती है। ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर्स में लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की इरोजन होगी और ड्यूडेनल अल्सर्स के अंदर आपकी गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की। जो ड्यूडेनल अल्सर्स हैं वो 30 से 55 ईयर्स ऑफ एज के अंदर होते हैं। इसका पेन खाने के साथ कम हो जाता है। ये फर्स्ट पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम के अंदर होते हैं। ये कभी मैलिग्नेंट नहीं होते हैं और इसमें ये पोस्टीरियर वॉल के अंदर ज़्यादा हेमरेज होता है एज कम्पेयर टू इंटीरियर वॉल, और इसमें गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी इन्वॉल्व होती है और ये कभी भी मैलिग्नेंट नहीं होते हैं। जो गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं वो आपकी 55 to 75 ईयर्स ऑफ एज के दरमियान में होते हैं। लेसर कर्वेचर के अंदर होते हैं, एंट्रम को भी इन्वॉल्व करते हैं। फूड के साथ इनका पेन बढ़ जाता है, मैलिग्नेंसी के साथ एसोसिएटेड होते हैं या मैलिग्नेंसी का चांस बढ़ जाता है गैस्ट्रिक अल्सर्स वाले पेशेंट्स में। हैमरेज होता है वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के इरोजन की वजह से होता है। जो मोस्ट कॉमन कॉज है गैस्ट्रिक अल्सर्स की वो एच पाइलोरी होती है, और जो मोस्ट कॉमन साइट होती है गैस्ट्रिक अल्सर्स की वो एंट्रम होती है, लेसर कर्वेचर और विद इन द एंट्रम। ठीक है, जो एंट्रम के अंदर आपका लेसर कर्वेचर होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके गैस्ट्रिक अल्सर्स बनते हैं। एच पाइलोरी इसकी मोस्ट कॉमन कॉज होती है। जो मोस्ट कॉमन साइट होती है स्टमक अल्सर्स की तो वो हमने लेसर कर्वेचर कहना है। अगर आपने एक पेशेंट है जिसने ट्रंकल वेगोटमी कराई है पैप्टिक अल्सर डिजीज़ के केस में, तो उसकी जो गैस्ट्रिक एसिड होगा वो कम हो जाएगा और उसकी पैप्सिन की सिक्रीशन भी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने ट्रंकल वेगोटमी कराई, एक पेशेंट ने पैप्टिक अल्सर डिजीज़ वाला था, तो जब हम ट्रंकल वेगोटमी करते हैं तो क्या होता है, ताकि हम गैस्ट्रिक एसिड को भी कम कर सकें और पैप्सिन की सिक्रीशन को भी कम कर सकें। पैप्सिन की सिक्रीशन को कम करने के लिए, गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को कम करने के लिए ट्रंकल वेगोटमी की जाती है पैप्टिक अल्सर डिजीज़ वाले पेशेंट्स में। अब एक ऐसा पेशेंट आया है जिसको गैस्ट्रिक अल्सर है और वो ओपीडी के अंदर आया है, साथ उसको जॉइंट्स में भी पेन हो रहा है, तो उसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होगी, जो सेफ ड्रग होगी वो सेलीकॉक्सिब होगी। ठीक है, सेलीकॉक्सिब हम देते हैं ऐसे पेशेंट को जिनको पैप्टिक अल्सर भी है और साथ उनको जॉइंट पेन भी है। पैप्टिक अल्सर डिजीज़ वाले पेशेंट अगर लोअर मोलर पेन के साथ आया, उसको दांत में दर्द है, तो जो एनाल्जेसिया में हम उसको पेनाडोल देंगे। एस्पिरिन आपने कभी भी पैप्टिक अल्सर डिजीज़ वाले पेशेंट्स में नहीं देनी होती है। और जो H2 ब्लॉकर्स होते हैं उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो इफेक्टिव नहीं होता है ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स के अंदर। अब जो हिस्टामिन 2 रिसेप्टर 2 ब्लॉकर्स जो होते हैं वो ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम के अंदर इफेक्टिव नहीं होते हैं। अब कौन सी ऐसी आर्टरी होती है जो कि आपके फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम की जो पोस्टीरियरली होता है ना उसको वहाँ पे लाई करती है, और वो होती है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। और अगर आपका जो प्रॉक्सिमल ड्यूडेनल अल्सर्स होते हैं जब वो लाइगेट होते हैं तो उसमें कौन सी आर्टरी लाइगेट होती है? प्रॉक्सिमल ड्यूडेनल अल्सर्स के अंदर आपकी गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी ही लाइगेटेड होती है और को लाइगेट करते हैं। उसके बाद अगर एक पेशेंट आया है जिसको फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम की पोस्टीरियर पार्ट जो था उसके फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम का वहाँ पे परफोरेशन हो गई है और उसकी वजह से अब हेमरेज हो रहा है, तो कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी? गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी आपकी हिपैटिक आर्टरी की ब्रांच होती है। एक 60 ईयर ओल्ड मेल आया है जिसको बहुत ज़्यादा उसको हिस्ट्री थी क्रॉनिक ड्यूडेनल अल्सर की और एमरजेंसी में डिपार्टमेंट में आया है। उसको अब सीवियर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल हेमरेज हो रहा है, क्योंकि जो उसकी पोस्टीरियर वॉल है फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम की वो परफोरेट कर गई है। तो कौन सी आर्टरी जब वो इरोड होगी? तो इसमें भी गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी इरोड होती है। ठीक है, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज आपकी स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं और जो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी होती है वो हिपैटिक आर्टरी की ब्रांच होती है। अगर एक पेशेंट क्रॉनिक लिवर डिजीज CLD का पेशेंट है और साथ उसको हेमेटोमेसिस हो रही है, वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा है, तो उसके अंदर लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन इन्वॉल्व होती है।
अगर आपके लेसर कर्वेचर का हेमरेज हुआ है, वहाँ पे आपको परफोरेशन की वजह से अगर आपको लेसर कर्वेचर का स्टमक इन्वॉल्व है, लेसर कर्वेचर स्टमक का, और आपको परफोरेशन की वजह से हेमरेज हो रहा है, तो आपकी जो आर्टरी इन्वॉल्व होगी वो आपकी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इन्वॉल्व होगी। पेन जो होता है वो पेप्टिक अल्सर का वो एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर होता है, और जो पेन रेफर्ड होता है ड्यूडेनल अल्सर का वो ग्रेटर सबक्लैंक्टिक नर्व की वजह से रेफर्ड होता है। जो पेन सेंसेशन होती है पेप्टिक अल्सर की वो ग्रेटर सबक्लैंक्टिक नर्व की वजह से आपको बेसिकली होती है। और एक मिडिल एज वुमेन आपके पास आई है, उसको पेन हो रहा है एपिगैस्ट्रम के अंदर, फिजिशियन ने डायग्नोज किया कि उसको गैस्ट्रिक अल्सर है। अब कौन सी नर्व होती है जो कि ये विजरल आपको रेफर्ड विजरल पेन कराती है? ग्रेटर सबक्लैंक्टिक नर्व। इसी तरह से क्वेश्चन आता है कि एक पेशेंट आया है जिसको पेप्टिक अल्सर था, उसको एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है, तो जो रेफर्ड विजरल पेन होता है वो ग्रेटर सबक्लैंक्टिक नर्व की वजह से होता है। पेन सेंसेशन जो आपकी ओरिजिनेट होती है आपकी फ्रॉम पेरिटोनियल इरिटेशन, जब आपकी गैस्ट्रिक कंटेंट्स होते हैं लेसर सैक के अंदर और उसने आपके जो है वो पेरिटोनियम को इरिटेट किया है, तो जो आपको विजरल पेन आ रहा है, रेफर्ड विजरल पेन आ रहा है, वो उसके लिए कौन सी नर्व होती है? ग्रेटर सबक्लैंक्टिक नर्व। ठीक है, ग्रेटर सबक्लैंक्टिक नर्व होती है। अब यहाँ पे हम एच पाइलोरी के बारे में पढ़ेंगे। जो एच पाइलोरी था हमने पढ़ा कि जो मोस्ट कॉमन कॉज होती है गैस्ट्रिक अल्सर्स की वो भी एच पाइलोरी होती है, और एच पाइलोरी आपके ड्यूडेनल अल्सर्स भी कराता है, और क्रॉनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस के अंदर भी एच पाइलोरी की वजह से आपको क्रॉनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस भी हो सकते हैं, और ड्यूडेनल अल्सर्स भी हो सकते हैं, और आपको गैस्ट्रिक अल्सर्स भी हो सकते हैं। अब एक ऐसा पेशेंट आया है जिसको पेप्टिक अल्सर भी है, ड्यूडेनल अल्सर भी है, और वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है कार्सिनोमा के अंदर। तो जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो एच पाइलोरी की होती है। अगर किसी बंदे को एच पाइलोरी की इन्फेक्शन हो गई है, उसको पेप्टिक अल्सर ड्यूडेनल अल्सर डेवलप हो गया और उसका ट्रीटमेंट नहीं कराता है, तो वो कार्सिनोमा में चेंज हो सकता है। एक ऐसा पेशेंट है जिसको एपिगैस्ट्रम के अंदर पेन था पिछले 5 साल से, और वो एनसेड्स के लिए लिए जा रहा था। अब उसको गैस्ट्रिक लिम्फोमा डेवलप हो गया, तो ये कॉम्प्लिकेशन किसकी है? एच पाइलोरी की। कि एच पाइलोरी से उसको इन्फेक्टेड था, वो उसने उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया, जिसकी वजह से अब उसको गैस्ट्रिक लिम्फोमा डेवलप हो गया। एक पेशेंट है जिसको क्रॉनिक और कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि गैस्ट्राइटिस भी कराता है, आपके स्टमक के अल्सर्स भी कराता है, आपके ड्यूडेनम के भी अल्सर कराता है, तो एच पाइलोरी आ जाएगा। अब आपके पास एक मेल आया है, 55 ईयर्स एज है उसकी, उसको एपिगैस्ट्रम के अंदर पेन है, और वो एंड एसिड्स ले रहा था अपने एपिगैस्ट्रिक पेन के लिए, और बाद में उसको डायग्नोज किया गया एज गैस्ट्रिक लिम्फोमा। तो ये कॉम्प्लिकेशन होती है एच पाइलोरी की। नेक्स्ट यहाँ पे बताया हुआ है कि एक अल्कोहलिक आपके पास हाइपोथायरॉइड पेशेंट आया है जिसको एपिगैस्ट्रम के अंदर पेन हो रहा है, साथ उसको नोजिया भी है, वॉमिटिंग भी है, नमनेस भी है, पेशेंट को एनीमिया भी हुआ है। जब हमने बायोप्सी कराई तो हमें एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस मिला। तो अब उसकी ट्रीटमेंट हम सबसे पहले क्या करेंगे? उसकी अल्कोहल की एब्सटेनेंस कराएंगे। अगर तो एक पेशेंट आ रहा है जिसको स्टमक की पोस्टीरियर वॉल का अल्सर था जो परफोरेट भी कर गया है, अब उसकी वजह से पेरिटोनाइटिस हो रहा है, तो सबसे पहले जो कंटेंट्स होते हैं वो कहाँ पे लीक करते हैं? लेसर सैक के अंदर करते हैं। अगर तो पोस्टीरियर वॉल ऑफ द स्टमक का अल्सर परफोरेट करेगा तो आपके लेसर सैक के अंदर कंटेंट्स चले जाते हैं और आपको पेरिटोनाइटिस कराते हैं। इसी तरह से हमारे पास ड्यूडेनल पेप्टिक अल्सर्स जो होते हैं ना, उसमें जो लिम्फ नोड इन्वॉल्व होता है वो आपके सीलिक लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं। ड्यूडेनल पेप्टिक अल्सर्स में आपके सीलिक लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं। एक ओल्ड डायबिटिक पेशेंट आया है जिसको सेंसरी एबनॉर्मलिटीज़ हैं लेफ्ट फुट की भी और राइट बिग टो पे उसको अल्सर भी डेवलप हुआ है। तो पैथोजेनेसिस में उसको एंजियोपैथी हुई है, ठीक है, और साथ उसको न्यूरोपैथी हुई है, क्योंकि सेंसरी एबनॉर्मलिटीज़ हैं तो न्यूरोपैथी, और अगर बिग टो पे अल्सर है तो एंजियोपैथी होगी। ये वैसे से अनरिलेटेड एमसीक्यू यहाँ पे दिया हुआ है, बट हमने याद रखना है। जो एंटीरियर ड्यूडेनल वॉल की परफोरेशन होती है उसमें कॉन्टेंट्स होते हैं वो आपकी RPSP स्पेस के अंदर चले जाते हैं, राइट पोस्टीरियर सब फ्रेनिक स्पेस के अंदर चले जाते हैं कंटेंट्स। ठीक है, जब आपके पोस्टीरियर वॉल की परफोरेशन हो रही तो पहले कंटेंट्स आपके लेसर सैक के अंदर जा रहे थे, और जब आपके इंटीरियर ड्यूडेनल परफोरेशन होती है तो सबसे पहले कंटेंट्स आपकी राइट पोस्टीरियर सब फ्रेनिक स्पेस के अंदर जाते हैं।